नमस्कार। कभी सोचिए कि एक ही धरती पर एक ही समय में शासन करने के दो बिल्कुल अलग तरीके एक साथ चल रहे हों। एक जिसका आधार था धर्म और दूसरा जिसका आधार था साम्राज्य। इन्हीं दो प्रणालियों ने मिलकर भारत के इतिहास को वो अनोखा रूप दिया है जिसे हम आज जानते हैं। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को थोड़ा और समझते हैं। ये सिर्फ दो शासन की प्रणालियां नहीं थीं। समझिए कि ये दो अलग अलग दुनियाएं थीं जो एक ही जमीन पर थी। एक की बुनियाद धर्म और नीति पर टिकी थी तो दूसरी की कानून और साम्राज्य विस्तार पर। आइए इस फर्क को और गहराई से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सिस्टम की जो हजारों साल पुराना है, हिंदू राजाओं का शासन। इसका मूल मंत्र क्या था? इसका मूल मंत्र था राजधर्म। राजधर्म का मतलब सिर्फ गद्दी पर बैठकर हुक्म चलाना नहीं था। नहीं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। शासक का पहला और आखिरी कर्तव्य था अपनी प्रजा की भलाई को पक्का करना। मतलब हर फैसला, हर नीति इसी एक विचार के इर्द गिर्द घूमती थी। और यहीं पर एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल फर्क सामने आता है। देखिए, हिंदू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में राजा को भगवान का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं बल्कि अपनी प्रजा का पहला सेवक माना जाता था। उसकी शक्ति का असली सोर्स प्रजा की सेवा थी, उन पर हुकूमत करना नहीं। राजा कोई भी फैसला अकेले नहीं लेता था। उसके साथ सलाहकारों की एक पूरी टीम होती थी। मंत्री परिषद नीतियां बनाती, सेनापति देश की सुरक्षा देखता, पुरोहित नैतिक सलाह देता और न्यायाधीश न्याय पक्का करता था। ये एक तरह से पावर को बांटने का यानी डिसेंट्रलाइज करने का एक शानदार उदाहरण है। तो अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और मुस्लिम सल्तनत के शासन करने के तरीके को समझते हैं। यहाँ पर पावर और लॉ का एक बिल्कुल ही अलग स्ट्रक्चर था। और बस यहीं तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। यहाँ सुल्तान की सत्ता का सोर्स डिवाइन यानी दैवीय माना जाता था। उसे धरती पर अल्लाह का प्रतिनिधि या उसकी परछाई समझा जाता था और इस सोच से सुल्तान के हर हुक्म को एक अलग ही वजन मिलता था। सल्तनत का प्रशासन एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड मशीन की तरह काम करता था। हर काम के लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट था, जैसे प्रधानमंत्री के लिए दीवाने आला, रेवेन्यू के लिए दीवाने माल। और इस पूरे सिस्टम का सेंटर कौन था? सुल्तान। सारी की सारी पावर उसी के हाथ में होती थी। तो इस व्यवस्था का मेन टारगेट क्या था? दो बातें सबसे जरूरी थीं। पहली, इस्लामी कानून यानी शरीयत की हिफाजत करना और उसे लागू करना, और दूसरी, अपने सल्तनत की सीमाओं को लगातार बढ़ाते रहना। ठीक है, तो हमने दोनों सिस्टम्स को अलग अलग तो समझ लिया। अब जरा इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं कि क्या तस्वीर बनती है। इनमें क्या बड़े फर्क थे और क्या कुछ ऐसा भी था जो दोनों में एक जैसा हो? दोनों के बीच का जो कोर डिफरेंस है वो यहाँ एकदम साफ है। एक तरफ धर्मराज्य की भावना थी जहां नीति, न्याय और करुणा पर जोर था, तो दूसरी तरफ सेंट्रलाइज्ड पावर थी जहां कानून का सख्ती से पालन और साम्राज्य को मेंटेन करना सबसे ऊपर था। लेकिन इतने सारे फर्क के बावजूद क्या इनमें कोई समानता भी थी? आपको शायद हैरानी हो, पर हाँ थी। दोनों ही सिस्टम्स का जो अल्टीमेट गोल था वो एक ही था, एक ऐसा समाज बनाना जो सुरक्षित हो और स्थिर हो। रास्ते एकदम अलग थे पर मंजिल एक ही थी, एक ऐसा राज्य जहां लोग खुद को सेफ महसूस कर सकें। तो आखिर में इतिहास हमें अच्छे शासन के बारे में सिखाता क्या है? क्या लेगेसी, क्या विरासत छोड़कर गए हैं ये दोनों महान प्रणालियां हमारे लिए? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना सदियों पहले था। एक असली शासक का कर्तव्य क्या है? क्या वो शक्ति है या कानून या फिर धर्म? इन सभी सिस्टम्स को देखने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? और जवाब शायद इन सिस्टम्स से भी ऊपर है। इतिहास हमें यही सिखाता है कि कोई भी दौर हो, किसी भी अच्छे शासक का यूनिवर्सल कर्तव्य हमेशा एक ही रहा है, अपनी प्रजा के लिए न्याय, सुरक्षा और कल्याण को पक्का करना। यही शासन की सच्ची और आखिरी कसौटी है।